साथियों, आप सभी को नमस्कार। इवोक आईएएस की मंथली करंट अफेयर्स की घटनाओं में आप सभी का स्वागत है। आज हम अक्टूबर मंथ 2024 की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इवोक आईएएस के द्वारा मंथली करंट अफेयर्स को बहुत ही हॉलिस्टिक और एक सिस्टमैटिक मैनर में आपको प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आपको पढ़ने और उसका रिवीजन करने में आसानी हो। एग्जाम हॉल में जाएं तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को सही करने की स्थिति में हो। यहाँ पर हम एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी सेगमेंट को कवर करते हैं। महत्वपूर्ण नियुक्तियां, पुरस्कार, महत्वपूर्ण पुस्तकें, दिवस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र, योजनाएं, समितियां, अभियान, प्रमुख सम्मेलन, समारोह, खेल कूद, रिपोर्ट और सूचकांक, जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को यहाँ हम बहुत सिस्टमैटिक मैनर में कवर कराते हैं। आपको हमारी सभी क्लासेज इवोक आईएएस के यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। आप जाकर वहां देखते हैं, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है सभी सब्जेक्ट की। ये क्लासेज संकल्प बैच के थ्रू आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। संकल्प बैच जो 70 बीपीएस से डेडिकेटेड हमारी बैच है। इस बैच की सभी क्लासेस की पीडीएफ आप एक नॉमिनल फीस 499 में प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नंबर 6306473800 है। तो जो बच्चे इन क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो इस नंबर पर दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। अच्छा, ये जो क्लासेज हैं करंट अफेयर्स की, आप किसी भी स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए उपयोगी है। महत्वपूर्ण नियुक्तियों में पहला नाम है लुओंग कुओंग का। ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। महत्वपूर्ण है, लुओंग कुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। मिशेल बर्नियर फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने गैब्रियल अट्टल का स्थान ग्रहण किया है। तो फ्रांस के न्यू प्राइम मिनिस्टर मिशेल बर्नियर बने हैं। कैस सईद ये ट्यूनीशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। रजविंदर सिंह भट्टी ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने नीना सिंह का स्थान ग्रहण किया है। महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा। राजविंदर सिंह भट्टी का केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं। आरती सरीन ये सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी है। आलोक रंजन का नाम महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए प्रमुख बने हैं। उमर अब्दुल्ला ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। यहाँ पर आप स्टार लगा लीजिए। जम्मू कश्मीर के ये मुख्यमंत्री बने हैं। यूनियन टेरेटरी जम्मू कश्मीर की ये पहले मुख्यमंत्री भी हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने इनको शपथ दिलाई और इसी के साथ मुबारक गुल को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। तो उमर अब्दुल्ला का नाम आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर के ये मुख्यमंत्री बने हैं और केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के रूप में पहले मुख्यमंत्री भी होंगे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने इनको शपथ दिलाई और इसी के साथ मुबारक गुल को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। अभी हाल ही में हरियाणा में आप जानते हैं विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो हरियाणा के जो नए सीएम बने उनका नाम क्या है? नायब सिंह नैनी। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं। इस पद पर नियुक्त होने वाले ये पहले दलित व्यक्ति हैं और साथ ही इन्होंने जय वर्मा सिन्हा का स्थान लिया। जय वर्मा सिन्हा इससे पहले रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पहली महिला थी इस पद पर, और अब इनके बाद सतीश कुमार बन गए हैं जो पहले दलित व्यक्ति भी हैं। तो ये नाम याद रखिए, महत्वपूर्ण है सतीश कुमार का। विजया किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है और ये 9वें नंबर की हैं। इंपॉर्टेंट है ये, विजया किशोर रहाटकर का नाम राष्ट्रीय महिला आयोग की ये नवी अध्यक्ष बनी है। इन्होंने रेखा शर्मा का स्थान ग्रहण किया है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में देख लेते हैं। पॉलिटी सेक्शन के स्टैटिक पोर्शन से भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके की जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ें तो उसका स्टैटिक पोर्शन जरूर कवर करें। जिस तरीके से एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है, स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो करंट के साथ का जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन है उसको कवर करना महत्वपूर्ण होता है और इन सभी बातों का हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में ध्यान रखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत इसे 1992 में गठित किया गया था। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत यह एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है। इसकी अगर आप संरचना देखेंगे तो इसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव होता है। इन सभी अध्यक्ष सदस्यों को केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। हालांकि केंद्र सरकार आदेश के द्वारा अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को हटा सकता है। 5 सदस्यों में से एक सदस्य क्रमशः शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स से संबंधित होना चाहिए। तो याद रखिएगा, 5 सदस्यों में से एक सदस्य होगा अनुसूचित जाति का और एक अनुसूचित जनजाति का होगा। पहली जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी उनका नाम था जयंती पटनायक। उसके बाद मोहिनी गिरी बनी थी और तीसरी विभा पार्थ सारथी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थी। तो 9वें नंबर की राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है विजया किशोर रहाटकर। आप लोगों को एक बार लिस्ट जरूर देखना चाहिए। एक बार यूपीपीएससी एग्जाम में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का क्रम लगाने के लिए आया था, इसलिए हमने प्रथम 3 नामों को यहाँ पर बता भी दिया है।
तो पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी, फिर उसके बाद मोहिनी गिरी, फिर विभा पार्थ सारथी बनी थी, और 8वें नंबर की रेखा शर्मा है, और इनका स्थान जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष जो 9वें नंबर की हैं विजया किशोर राहटाकर ने लिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये न्यूज। जेपी नड्डा विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, और ये जो एशिया क्षेत्रीय समिति का जो 77वां सत्र हुआ है WHO का, ये नई दिल्ली में हुआ है, राइट, नई दिल्ली में हुआ है। और इसी सत्र के दौरान भारत को ट्राइकोमा डिजीज से मुक्त घोषित किया गया है। ट्राइकोमा डिजीज से मुक्त घोषित किया गया है। ट्राइकोमा डिजीज ये आंख से संबंधित है, जो बैक्टीरिया से होता है। आगे इस न्यूज को हमने कवर किया है, फिलहाल हमने यहाँ पर आपको बता दिया इसके बारे में, तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। सुरेश प्रभु विश्व कृषि मंच बोर्ड में ये नामित भारतीय व्यक्ति हैं। संजीव खन्ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप स्टार लगा लीजिए। ये भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, 91वें नंबर के हैं, ये नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 91वें नंबर के संजीव खन्ना भारत के नए CJI बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का स्थान ग्रहण किया है। तो याद रखिए, महत्वपूर्ण ये नाम है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है जब भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नए नियुक्त होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश या जो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है कोलेजियम प्रणाली के आधार पर होती है, राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। संजीव खन्ना नाम याद रखिएगा, ये भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नंबर कौन से हैं, तो 91वें नंबर के हैं। DY चंद्रचूड़ का इन्होंने स्थान ग्रहण किया। तो इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख ली हैं इस मंथ की। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख पुरस्कार सम्मान के बारे में। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल अवार्ड 2024 ये रेचल गुप्ता को मिला है। ये पंजाब स्टेट से बिलोंग करती हैं, यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। महत्वपूर्ण है ये, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल अवार्ड 2024 रेचल गुप्ता भारत की तरफ से ये जीतने वाली पहली महिला बन गई है। मिस इंडिया अवार्ड 2024 निकिता पोरवाला को मिला है। निकिता पोरवाला मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व भी करेंगी, तो ये भी महत्वपूर्ण है। मिस इंडिया अवार्ड 2024 निकिता पोरवाला को मिला है, ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। मिस अर्थ इंडिया 2024 अवार्ड ये गौरी गोथशंकर को मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये मिस अर्थ इंडिया अवार्ड 2024 गौरी गोथंकर को मिला है। संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार ये 2020, 21, 22 3 वर्षों के लिए जो है इस पुरस्कार को अनाउंस किया गया है। 2020 के लिए डॉक्टर अभय बंग और रानी बंग को संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार मिला है। 2021 के लिए डॉक्टर साइरस पूनेवाला को, और 2022 के लिए संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार शिव नदार को मिला है। इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जाता है। संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 3 वर्षों के लिए जो है अवार्ड दिए गए हैं। 2020, 21, 22 का शिव नदार को, 21 का साइरस पूनावाला को, और 20 का अभय बंग और रानी बंग को। ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये ICC का मतलब है इंडियन केमिकल काउंसिल यानी भारतीय रासायनिक परिषद का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 ये दीपक सी मेहता को दिया गया है। महत्वपूर्ण है ये, दीपक सी मेहता को भारतीय रासायनिक परिषद का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 दिया गया है। लैंगिक विविधता पुरस्कार 2024 ये डॉक्टर दसारी राधिका को दिया गया है भारतीय इस्पात संघ के द्वारा। 25वां लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 का ये राजश्री बिड़ला को मिला है। ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2024 स्टार लगा लीजिए, महत्वपूर्ण है, अमिताभ घोष को दिया गया है इनकी पुस्तक स्मोक एंड एसेस ओपियम्स हिडन स्टोरीज के लिए। तो ये लेटर याद रखने हैं, पुस्तक के स्मोक एंड एसेस के लिए इनको ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2024 का मिला है अमिताभ घोष को। ये पुस्तक इंग्लिश लैंग्वेज में है। पुस्तक का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, स्मोक एंड एसेस किसकी पुस्तक है, तो अमिताभ घोष की, और इसी पुस्तक के लिए इनको ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2024 दिया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 ये सुधा मूर्ति को मिला है, ये महत्वपूर्ण है। 2023 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था, और 2024 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार सुधा मूर्ति को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार लगा लीजिए। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार ये दारा सिंह खुराना को मिला है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में इनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है। वैश्विक नस्लवादी विरोधी चैंपियनशिप अवार्ड ग्लोबल एंटी रेसिज्म अवार्ड ये उर्मिला चौधरी को दिया गया है। ये नेपाल से बिलोंग करती हैं, नेपाल कंट्री की हैं उर्मिला चौधरी, जिनको वैश्विक नस्लवादी विरोधी चैंपियनशिप अवार्ड यानी ग्लोबल एंटी रेसिज्म अवार्ड दिया गया है। MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 का ये अनंत दर्शन शंकर को दिया गया है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 अनंत दर्शन शंकर को दिया गया है।
राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। स्टार लगा लीजिए, महत्वपूर्ण है। ये आपसे पूछा जाएगा किस देश की यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है ये, तो अल्जीरिया की यूनिवर्सिटी सिदी अब्देल विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है, अल्जीरिया के विश्वविद्यालय के द्वारा। पैट्रिक जे मैक गवर्न पुरस्कार 2024, इसमें दो श्रेणियां आपको याद रखनी है। एक तो ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये शांतनु नारायण को दिया गया है, और वहीं इंडियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये नारायण मूर्ति को। तो पैट्रिक जे मैक गवर्न पुरस्कार 2024 में इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नारायण मूर्ति को, और ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शांतनु नारायण को। पांचवा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 को अनाउंस कर दिया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उड़ीसा को दिया गया है, दूसरा पुरस्कार उत्तर प्रदेश को, और तीसरा संयुक्त रूप से गुजरात और पुडुचेरी को मिला है। तो ये क्रम याद रखना है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023, जिसमें पहला स्थान किसको, उड़ीसा को, दूसरा उत्तर प्रदेश को, और तीसरा संयुक्त रूप से गुजरात और पुडुचेरी का। 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022, ये मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। हमने अपने पिछले महीने सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की घटनाओं में भी इसको शामिल किया था। नोबेल पुरस्कार 2024 को देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार 2024, जिसमें भौतिक, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी ई हिंटन को दिया गया है, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली खोज के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है भौतिकी विज्ञान पुरस्कार इन दोनों साइंटिस्ट को दिया गया है, आपके बदलते एग्जाम पैटर्न के लिए महत्वपूर्ण है। तो जॉन जे हाफील्ड जो यूएसए के साइंटिस्ट हैं, और जेफरी ई हिंटन ये कनाडा के साइंटिस्ट हैं, इनको कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली खोज के लिए भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024 डेविड बेकर, जो यूएसए से बिलोंग करते हैं, इन्हें कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया गया है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। और जॉन एम जम्पर और डेमिस हसाबिस को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो तीन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है रसायन विज्ञान का। डेविड बेकर यूएसए से हैं, जॉन एम जम्पर ये यूनाइटेड किंगडम, और डेमिस हसाबिस ये भी यूनाइटेड किंगडम के हैं, जिनको रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 विक्टर एब्रोस और गैरी रुवकुन को दिया गया है। ये दोनों साइंटिस्ट यूएसए के हैं। इनको माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में उनके योगदान के लिए दिया गया है। चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार विक्टर एब्रोस और गैरी रुवकुन को, राइट। और ये दोनों यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के हैं। और इनको किसके लिए दिया गया चिकित्सा का पुरस्कार, तो माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, ये तीनों साइंटिस्ट जिसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है, ये यूएसए से ही बिलोंग करते हैं। संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव के शोध के लिए जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 हांगकांग को दिया गया है। पहले दक्षिण कोरियाई लेखक हैं, उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए ये नोबेल साहित्य पुरस्कार 2024 दिया गया है हांगकांग को। और ये दक्षिणी कोरिया की पहली ऐसी लेखिका हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है साहित्य के क्षेत्र में, राइट। तो महत्वपूर्ण है। साहित्य और शांति का नोबेल पुरस्कार ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को, ये पहले दक्षिण कोरियाई लेखक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार साहित्य का दिया गया है उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है जापानी संगठन निहोन हिदांक्यो को। निहोन हिदांक्यो जापानी संगठन है जिसे नोबेल शांति पुरस्कार 2024 दिया गया है। परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों और गवाहों के बयानों के माध्यम से यह साबित करने के लिए, राइट। तो ये आपको थीम भी पता होनी चाहिए, किस थीम के लिए जो है ये पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों में दिए गए हैं। भौतिक, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य, शांति, इन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो आपको ये क्षेत्र जब याद होंगे तभी आप उस तरीके का क्वेश्चन कर पाएंगे। और बच्चे अक्सर इस तरीके की बातों को जो है ध्यान नहीं देते हैं और वहां पर कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो भौतिक, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, शांति और साहित्य, इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2024 के लिए जो अवार्ड दिए गए हैं उसमें अलग अलग श्रेणियां हैं।
सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव पुरस्कार ये एड्रो गांव को दिया गया है, मणिपुर का है ये। साहसिक पर्यटन गांव पुरस्कार ये अरु गांव को दिया गया है, जो जम्मू कश्मीर में है। कृषि पर्यटन गांव पुरस्कार ये कुमार कोम को दिया गया है, जो केरल का है। समुदाय आधारित पर्यटन गांव पुरस्कार ये मिनिकॉय द्वीप को दिया गया है, लक्षद्वीप समूह में जो है। शिल्प पर्यटन गांव पुरस्कार ये हाफेश्वर को दिया गया है, गुजरात का ये हाफेश्वर गांव है जिसे शिल्प पर्यटन गांव पुरस्कार दिया गया है। आध्यात्मिक और कल्याण पर्यटन पुरस्कार ये रिखिया पीठ गांव को दिया गया है, जो झारखंड का है। तो ये अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2024 के संबंध में। ये आपको याद रखने हैं, मिलान करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तरफ ये विषय होगा और दूसरी तरफ होगा गांव के नाम, और आपको मैच द फॉलोइंग करना होगा कि किस क्षेत्र में जो है किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है, राइट। तो ये आपको थोड़ा देखना है, याद कर लीजिए, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। महारत्न कंपनी का दर्जा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल को दिया गया है, और इस तरह भारत में अब महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 14 हो गई है। भारत में महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संख्या 14 हो गई है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का क्या मतलब है? जहां पर सरकार की भागीदारी 50% से अधिक होती है, राइट, 50% से अधिक होती है, तो उस क्षेत्र को हम सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र के अंतर्गत उसको काउंट करते हैं। और ये सभी महारत्न कंपनियां केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र की होती हैं, और इसको वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है अनाउंस किया जाता है, राइट। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई? 14 हो गई है। 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। अब महारत्न के दर्जा है तो मानदंड क्या है? इस तरीके के कंसेप्चुअल प्रश्न बन सकते हैं। तो कंपनी को पहले तो नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। हमने पिछले सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स में नवरत्न कंपनियों के बारे में आपको बताया था। 4 नवरत्न कंपनियों को शामिल किया गया था सितंबर मंथ में, तो वो चीज़ आपको याद होगी। तो महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। कंपनी को सेबी के नियामकों के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में उसको सूचीबद्ध होना चाहिए। विगत 3 वर्षों में एवरेज एनुअल टर्नओवर उसका 25,000 करोड़ से अधिक हो, और एवरेज एनुअल नेटवर्थ उसकी 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो, और विगत 3 वर्षों में एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट उसका 5,000 करोड़ से अधिक हो। इसके साथ ही कंपनी की व्यापार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए। तो ये सभी मानदंड है किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए। अच्छा, किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा अगर प्राप्त हो जाता है तो उसके लाभ क्या होते हैं? तो लाभ के रूप में महारत्न कंपनी अपने निवल मूल्य यानी नेटवर्थ का 15% और 5,000 करोड़ रुपए की पूर्ण सीमा के साथ घरेलू और विदेशी कंपनियों के साथ विलय और अधिग्रहण कर सकती है। तो ये इसका लाभ है, और इसके अलावा भी कई सारी छूट और अन्य चीज़ें जो हैं इस महारत्न कंपनी के रूप में कंपनी को प्राप्त होती हैं। लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये याद रखिएगा कि महारत्न कंपनी अपने निवल मूल्य के 15% और 5,000 करोड़ रुपए की पूर्ण सीमा के साथ घरेलू और विदेशी कंपनियों के साथ विलय और अधिग्रहण कर सकती है। महारत्न श्रेणी की स्थापना 2010 में हुई थी, ये याद रखिएगा। पहली महारत्न कंपनी बनी थी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो स्टैब्लिश हुई थी 1964 में। तो भारत की पहली महारत्न कंपनी कौन थी? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। महारत्न श्रेणी की स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में। वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं? 14 हो गई है। 14वीं महारत्न कंपनी कौन सी बन गई है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। महत्वपूर्ण पुस्तक की श्रेणी में एक पुस्तक हमको मिली है अक्टूबर मंथ में, जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। उसका नाम है वार, और इसके लेखक हैं बॉब वुडवर्ड। इसके अलावा अभी अमिताभ घोष की हमने पुस्तक देखी थी स्मोक एंड एसेस, जिसके लिए इनको ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2024 दिया गया। तो ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट किताब का नाम आपको याद रखना है बॉब वुडवर्ड की वार, राइट। महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम देख लेते हैं। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इस वर्ष की थीम है सम्मान के साथ वृद्धावस्था, एजिंग विद डिग्निटी। स्वच्छता भारत दिवस 2024 ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जयंती वाले दिन। इस बार की थीम है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। 17वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह ये 2 से 8 अक्टूबर के मंथ के बीच मनाया जाता है, और विश्व अंतरिक्ष सप्ताह ये 4 से 10 अक्टूबर के बीच होता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस की थीम है स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह ये 2 से 8 अक्टूबर के बीच होता है, और विश्व अंतरिक्ष सप्ताह ये 4 से 10 अक्टूबर के बीच होता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस की थीम भी इंपॉर्टेंट है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज, स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज है, राइट।
तीसरा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस और विश्व शिक्षक दिवस, ये दोनों दिवस ही ये 5 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपको पता ही है 5 सितंबर को मनाया जाता है, हमने पिछले मंथ में इसको बताया था। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस वर्ष भारतीय वायुसेना दिवस का जो समारोह था वो चेन्नई के मरीना बीच में मनाया गया था, इस बात को याद रखिएगा। विश्व मानसिक दिवस ये 10 अक्टूबर को मनाया गया और आप जान रहे हैं कि इन दिनों मेंटल हेल्थ को लेकर लगातार अखबार की सुर्खियों में कोई ना कोई न्यूज बनी रहती है, तो याद रखिएगा विश्व मानसिक दिवस कब मनाया जाता है, महत्वपूर्ण है 10 अक्टूबर को। थीम क्या रही इस वर्ष की, तो मेंटल हेल्थ एट वर्क। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस वर्ष की थीम थी एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर। विश्व खाद्य दिवस महत्वपूर्ण है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, थीम क्या रही इस वर्ष की विश्व खाद्य दिवस की, तो राइट टू फूड्स फॉर बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। गरीबी उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है इस वर्ष की थीम रही है एंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशनल माल ट्रीटमेंट एक्टिंग टुगेदर फॉर जस्ट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज, राइट। तो ये लंबी थीम है, हालांकि कभी कभी जो है कुछ स्टार्टिंग के वर्ड देकर आपसे थीम के बारे में पूछ लिया जाता है। महत्वपूर्ण ये दिवस है, याद रखिएगा। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर को। एक बार थीम अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर कहीं से शुरुआत या आखिरी के कुछ वर्ड्स देकर थीम पूछी जाती है तो आप उस प्रश्न का सही उत्तर देने की स्थिति में हो, राइट। विश्व सांख्यिकी दिवस ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व पोलियो दिवस भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो ये कुछ अक्टूबर मंथ के दिवस थे महत्वपूर्ण, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक हैं, उन सभी को हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। अब प्रमुख व्यक्ति देख लेते हैं जिनका निधन हुआ है अक्टूबर मंथ में। एक तो नाम आपको याद रखना है डॉक्टर पी वेणुगोपाल का। ये भारत में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर थे जिनका निधन 8 अक्टूबर को हुआ है। तो 8 अक्टूबर 2024 में डॉक्टर वेणुगोपाल का निधन हो गया और भारत में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर थे। और रतन नवल टाटा, आपको पता होगा कि 9 अक्टूबर को इनका निधन हो गया था। 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। 2008 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। 2024 में इनको असम वैभव पुरस्कार, 2023 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये सभी इनके पुरस्कार याद रखिएगा, स्टेटमेंट में इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। 9 अक्टूबर को निधन हुआ था रतन नवल टाटा जी का 86 वर्ष की उम्र में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सेगमेंट पे अब आते हैं। सबसे पहली इसमें न्यूज है नासा का यूरोपा क्लीपर मिशन। उद्देश्य क्या है इसका, बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का अन्वेषण करना और यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे मौजूद महासागर का पता लगाना। तो ये यूरोपा है क्या, यूरोपा जो है वो बृहस्पति का उपग्रह है और उसी के नाम पर ये नासा का यूरोपा क्लीपर मिशन है। उद्देश्य अब क्या होगा, तो बृहस्पति के उपग्रह यानी बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का क्या करना, अन्वेषण करना और यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे पता लगाना कि महासागर है या नहीं। 14 अक्टूबर 2024 को कनाडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फॉल्कन हैवी रैकेट से इसको लॉन्च किया गया था। लगभग 6 वर्षों में यानी अप्रैल 2030 तक जो है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। तो ये आपको टारगेट ईयर भी याद रखना है कि ये यूरोपा क्लिपर मिशन जो है कब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा, तो लगभग 6 वर्षों में अप्रैल 2030 तक। एशिया के सबसे बड़े इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है, ये हानले लद्दाख में। इसका निर्माण भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा किया गया है। लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह विश्व का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप भी होगा। तो विश्व का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप भी होगा। ये एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरनकोव टेलीस्कोप है, जिसको कहां पर स्टैब्लिश किया गया है, तो हानले लद्दाख में। निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा। भारत की पहली बायोपॉलीमर सुविधा का उद्घाटन किया गया है जेजुरी पुणे में। तो इस तरीके के स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। भारत की पहली बायोपॉलीमर सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, जेजुरी पुणे में। 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन अभी हाल में किया गया है सीडॉट में। ये कहाँ है, तो बेंगलोर में, राइट। तो बेंगलोर के सीडॉट में 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। हाल ही में नेबे स्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने भारत के पहले मल्टी सेंसर सभी मौसम में काम करने वाले उच्च पुनरीक्षण पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह स्थापित करने के अपने विजन की घोषणा की है। अब हम सैन्य अभ्यास को देख लेते हैं। अभ्यास कागडू सैन्य अभ्यास, इसका आयोजन डार्विन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। अभ्यास में भारत सहित 30 से अधिक देशों ने भाग लिया है। अभ्यास काकडू ये ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित किए जाने वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। याद रखिएगा आयोजन हुआ कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में। युद्ध अभ्यास 2024 ये भारत अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। युद्ध अभ्यास आयोजन किया गया है इस बार युद्ध अभ्यास का महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। अभ्यास कजिंद ये भारत और कजाकिस्तान के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है और अभ्यास कजिंद 2024 ये औली उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया।
अभ्यास मालाबार 2024। अभ्यास मालाबार क्वाड देशों के बीच होने वाला एक नौसेना सैन्य अभ्यास है। क्वाड में आप जानते हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए है। तो इन 4 देशों के बीच अभ्यास मालाबार हुआ है। आयोजन याद रखिएगा, ये विशाखापत्तनम मध्य पूर्वी नौसेना कमान में किया गया है, राइट। तो मध्य पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम में नौसेना अभ्यास मालाबार का आयोजन किया गया है और ये क्वाड देशों के द्वारा किया जाता है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए के द्वारा। नौसेना अभ्यास नसीम अल बहर, ये भारत ओमान के मध्य होने वाला नौसेना अभ्यास है। नसीम अल बहर गोवा के तट पर किया गया इस वर्ष। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफर परीक्षण किया गया है चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज उड़ीसा से। डीआरडीओ द्वारा विकसित ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। स्टेटमेंट याद रखिएगा, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, सतह से सतह मार करने वाली। कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी, जिसका नाम दिया गया है विनेत्र को, आईएनएस सातवाहन विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया है। उद्देश्य क्या है? संकटग्रस्त कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी से चालक दल की भागने की क्षमता को बढ़ाना। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। विनेत्र क्या है? तो ये सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी है जिसे आईएनएस सातवाहन में कमीशन किया गया है विशाखापत्तनम में, जिसका उद्देश्य है कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी से चालक दल की भागने की क्षमता को क्या करना है? बढ़ाना है आपातकाल की परिस्थितियों में। हाल ही में गंगटोक सिक्किम में सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान एक बहुलक्ष्य विस्फोटक उपकरण अग्निस्त्र का लॉन्च किया गया है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है अग्निस्त्र है क्या? अग्निस्त्र है क्या? तो यह एक बहुलक्ष्य विस्फोटक उपकरण है जिसे गंगटोक सिक्किम में जो है सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया है। फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने देश के पहले स्वदेश निर्मित लड़ाकू मानव रहित हवाई ड्रोन FWD-200B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। भारत का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत समर्थक को लॉन्च किया गया है LNT कटुपल्ली चेन्नई में। तो ये समर्थक याद रखिएगा, पोत समर्थक, ये भारत का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत है। नाम क्या है इसका? समर्थक पोत है। इसको कहां पर लॉन्च किया गया? तो कटुपल्ली चेन्नई में। हिम ड्रोन एथान 2 और हिमटेक 2024 कार्यक्रम का आयोजन ये भारतीय सेना के द्वारा वारीलाह लेह में किया गया है। वारीलाह लेह में किया गया है भारतीय सेना के द्वारा हिम ड्रोन एथान और हिमटेक 2024 कार्यक्रम का आयोजन। वायु सेना का एयर शो ये चेन्नई में आयोजित किया गया। हाल ही में सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कैबिनेट समिति ने नागिया लंका क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित करने को मंजूरी दी है। उद्देश्य क्या है इसका? सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों का परीक्षण करना। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नागिया लंका क्षेत्र आंध्र प्रदेश में एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की जाएगी। उद्देश्य उसका क्या होगा? जो सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल हैं उन मिसाइल प्रणालियों का यहाँ पर परीक्षण किया जाएगा। विश्व नौसेना रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो पेरिस, फ्रांस में। अब हम प्रमुख योजनाएं, समिति और अभियान के सेगमेंट में आएंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024। ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चलाया गया था। स्वच्छ अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, आप जानते हैं जो स्वच्छता अभियान था वो 2014 में शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ था और इसके 10 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 को 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चलाया गया पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ के तहत। पहली मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल भारत जिन। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि भारत जिन है क्या। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सुर्खियों में रहा भारत जिन, किससे संबंधित है? 4 स्टेटमेंट दिए गए होंगे, तो उसमें से आपको क्या सही उत्तर लगाना है? तो यह भारत जिन क्या है? यह पहली मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इस पहल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भारत जिन पहल को शुरू किया गया है। इसका क्रियान्वयन IIT बॉम्बे में IoT और IOE से संबंधित TIH फाउंडेशन द्वारा अन्य प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के एकेडमिक भागीदारी के साथ शुरू किया गया है। मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल भारत जिन, साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। PM ई ड्राइव, PM ई ड्राइव का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहेंसमेंट स्कीम है। ये भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। PM ई ड्राइव इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए, राइट। जल ही अमृत योजना, अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के तहत इसको शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत अपशिष्ट जल संयंत्रों को स्टार रेटिंग 3 से 5 स्टार के बीच जिसको दिया जाता है, उन संयंत्रों को प्रमाण पत्र के रूप में स्वच्छ जल क्रेडिट प्रदान किया जाएगा और ये क्रेडिट कार्ड जो होगा वो 6 महीने के लिए वैध होगा। जल ही अमृत योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बेसिकली उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग जो है पुनः सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल और सीवेज उपचार संयंत्रों के कुशल उपयोग के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाले उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के तहत जल ही अमृत योजना, इसे अमृत 2.0 के तहत स्टार्ट किया गया है। तो अमृत योजना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रश्न बन सकता है यहाँ से। अमृत योजना को 25 जून 2015 को शुरू किया गया था 500 शहरों में। इस योजना के तहत शहरों से पाइप के द्वारा जल आपूर्ति, सीवरेज, सेप्टेज प्रबंधन प्रदान कराना इसका उद्देश्य था। 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहर इस मिशन के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपको याद रखना है। अमृत योजना के तहत जो अमृत 2.0 है, इसे 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया था 5 वर्षों के लिए। 2021-22 से 2025-26 तक के लिए इसकी कार्यअवधि होगी अमृत 2.0 की, जिसे 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया था। अमृत 2.0 का उद्देश्य क्या है? वैधानिक शहरों के सभी घरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से जल आपूर्ति और सीवेज यानी सेप्टिक प्रबंधन को कवरेज प्रदान करना। इसी अमृत 2.0 के तहत जल ही अमृत योजना को हाल ही में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? अच्छी गुणवत्ता वाले उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करना। राष्ट्रीय उत्तरदायी पर्यटन पहल पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी को शुरू किया गया है। 27 सितंबर 2024 को पर्यटन मंत्रालय ने भारत की 6 स्थलों, जिसमें ओरछा मध्य प्रदेश का, गंडीकोटा आंध्र प्रदेश का, आइजोल मिजोरम का, जोधपुर जो राजस्थान का है, श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी, जिसका नाम चेंज करके श्री विजयपुरम किया गया है। तो श्री विजयपुरम भी इसमें शामिल है, और बोध गया बिहार का। तो 70 बीपीएससी के लिए ये बीपीएससी स्पेशल क्वेश्चन हो जाता है। इस तरह ये 6 स्थल हैं जहां से पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटकों के लिए समग्र अनुभव को बेहतर बनाना है और उन्हें पर्यटक अनुकूलन यानी टूरिस्ट फ्रेंडली लोगों से मिलाना है, जो उनके गंतव्य के लिए गौरवान्वित एम्बेसडर और कहानीकार हैं। तो याद रखिएगा पर्यटन मित्र पर्यटन दीदी के बारे में। भारत के 6 स्थलों को शामिल करके जो है इस पहल की शुरुआत की गई, जिसमें बिहार का बोध गया भी शामिल है। हम सफर नीति ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 8 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की सुविधा को बढ़ाने के लिए हम सफर पॉलिसी। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान, ये उत्तर प्रदेश की योजना है। तो यूपी पीसीएस का एग्जाम देने वाले बच्चे इस योजना को जरूर याद रखिएगा। 8 अगस्त 2024 को एमएसएमई विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा इसको शुरू किया गया है, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना। उद्देश्य क्या है? युवाओं को सशक्त बनाने हेतु स्वरोजगार को बढ़ावा देना। राज्य में 10 लाख नए एमएसएमई स्थापित किए जाएंगे इस योजना के तहत, और सालाना 1 लाख युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब हम प्रमुख सम्मेलन समारोह देख लेते हैं। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 ये कजान रूस में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ब्रिक्स ने आधिकारिक तौर पर 13 नए देशों को साझेदार देश के रूप में जो है ब्रिक्स समूह में शामिल किया है। ये साझेदार देश हैं, पूर्ण सदस्य नहीं है। ये साझेदार देश है, पूर्ण सदस्य नहीं है। तो पूर्ण सदस्य बनने के लिए तो पहले साझेदार देशों की लिस्ट में शामिल होना पड़ता है। तो इन साझेदारी देशों में जो है 13 नए देशों को हाल ही में हुई 16वीं ब्रिक्स समिट के दौरान शामिल किया गया है। नंबर याद रखिएगा। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ है? कजान रसिया में। भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी ने किया है। और इस सम्मेलन में जो महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि ब्रिक्स की इस बैठक में आधिकारिक तौर पर 13 नए देशों को साझेदार देश, पूर्ण सदस्य नहीं है ये, के रूप में जो है ब्रिक्स समूह में जोड़ा गया। जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 से नई दिल्ली में हुआ है 31 अगस्त से 1 सितंबर 2024 तक। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मेथेनॉल सेमिनार ये नई दिल्ली में हुआ है, नीति आयोग के द्वारा आयोजित किया गया ये अंतर्राष्ट्रीय मेथेनॉल सेमिनार है। इसका उद्घाटन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था। नीति आयोग ने इस योजना के लिए ज्ञान साझेदार के रूप में मेथेनॉल इंस्टीट्यूट अमेरिका के साथ साझेदारी की थी। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मेथेनॉल सेमिनार के बारे में। वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन जो हुआ है हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है, राइट। थीम इसकी क्या थी? मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन। पंचायत सम्मेलन ये भी हैदराबाद में हुआ है, जिसकी थीम थी ईज ऑफ लिविंग इनहेंसिंग सर्विस डिलीवरी एट द ग्रास रूट्स। पंचायत सम्मेलन कहाँ हुआ? हैदराबाद में। वो थीम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। भविष्य 2024 का संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 ये न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 कहाँ पर हुआ है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में। थीम क्या रही है? मल्टीलेटरल सोल्यूशन फॉर अ बेटर टुमारो। मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन ये पेरिस फ्रांस में हुआ है। भारत यूनेस्को के सह आयोजन से इसको शुरू किया गया पेरिस फ्रांस में।
मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 2024। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा आयोजित 16वीं एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान संगठन का उद्घाटन किया है। भारत को 2024 से 27 तक इसकी अध्यक्षता सौंपी गई। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कैग द्वारा आयोजित 16वीं एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान संगठन का उद्घाटन किया है। अब इस संस्थान संगठन का भारत जो है 2024 से 27 तक अध्यक्ष भी रहेगा। 21वां एशियान भारत और 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ये दोनों ही लाओस में आयोजित किए गए हैं। भारत का प्रतिनिधित्व जो है नरेंद्र मोदी ने इसमें किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। एशियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ इस वर्ष का? तो लाओस में। प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन में किया था भारत की ओर से। 23वां संघाई सहयोग संगठन के सरकार प्रमुखों की परिषद की बैठक हुई है 2024 में। ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में काफ़ी सुर्खियों में रही थी ये न्यूज, तो याद रखिएगा। संघाई सहयोग संगठन की जो बैठक हुई है 2024 की, ये इस्लामाबाद में हुई है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जो है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किया था। लगभग 9 वर्ष के बाद किसी विदेश मंत्री के द्वारा जो है पाकिस्तान की यात्रा की गई थी। तो एससीओ की जो समिट 2024 की है, ये 23वां एससीओ समिट था, इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ है। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने किया था, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। प्रथम भारत खाड़ी सहयोग परिषद विदेश मंत्री की जो बैठक हुई है वो रियाद सऊदी अरब में हुई थी। प्रवासी परिचय 2024 का भी जो कार्यक्रम है ये रियाद सऊदी अरब में ही हुआ था। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। रियाद सऊदी अरब के संबंध में यहाँ प्रवासी परिचय 2024 और प्रथम भारत खाड़ी सहयोग परिषद विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन जो है ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा ग्रेटर नोएडा में किया गया है। तो यूपी पीएससी वाले इस बात को याद रखिएगा। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया था। लखपति दीदी सम्मेलन 2024 ये जलगांव महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया था। कुछ महोत्सव हैं जिसमें पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव ये नई दिल्ली में, दूसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव ये पूरी उड़ीसा में, और मेरा हो चोंगमा महोत्सव 2024 का जो आयोजन है वो इम्फाल मणिपुर में किया गया। तो ये पूर्वी भारत के जो महोत्सव करंट में रहते हैं वो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरा हो चोंगमा महोत्सव 2024 ये इम्फाल मणिपुर में, बाकी ऊपर के दोनों याद रखिएगा। भारतीय लाइट हाउस महोत्सव ये पूरी उड़ीसा में, और पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव ये नई दिल्ली में हुआ। अब हम रिपोर्ट और सूचकांक के सेगमेंट को देखेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 महत्वपूर्ण है ये इंडेक्स। कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो एक आयरिश संगठन है और वेल्ट हंगर हिल्फ जो एक जर्मन संगठन है उसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। 127 देशों की रैंकिंग जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में दी गई, जिसमें पहले स्थान पर देखेंगे तो बेलारूस है, और दूसरे पर है बोस्निया एवं हर्जेगोविना, और तीसरे पर चिली। भारत को इस इंडेक्स में 105वीं रैंकिंग दी गई है। स्कोर 27.3 है। इस तरीके से जो स्कोर दिया गया है वो स्कोर दिखाता है कि भारत जो है वो भुखमरी की गंभीर श्रेणी में है। तो स्टेटमेंट याद रखिएगा, भारत भुखमरी की गंभीर श्रेणी में है स्कोर 27.3 के साथ। ओवरऑल रैंकिंग देखेंगे तो 105वीं है। पहली रैंक बेलारूस की है, दूसरी बोस्निया हर्जेगोविना की, तीसरी चिली की। आउट ऑफ कितनी कंट्री है? तो 127 कंट्रीज में भारत 105वें नंबर पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। भारत भुखमरी की गंभीर श्रेणी में है। स्कोर कितना दिया गया है? तो 27.3। 0 से 100 के बीच जो है स्कोर दिया जाता है। 0 सबसे अच्छा माना जाता है, और 100 अगर किसी देश को स्कोर मिलता है तो वो सबसे खराब माना जाएगा। तो 0 के जितना नज़दीक होगा उतनी अच्छी रैंकिंग होगी उसकी, और 100 के जितना नज़दीक होगा कोई कंट्री स्कोर कार्ड में, वो उतना ही अधिक खराब स्थिति होगी उसकी हंगर इंडेक्स में। 4 संकेतकों के आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें है अल्पपोषण, बाल दुबलापन यानी चाइल्ड वेस्टिंग, बाल ठिगनापन यानी चाइल्ड स्टंटिंग, और बाल मृत्यु दर यानी चाइल्ड मोर्टेलिटी। राइट। तो ये अल्पपोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन, बाल मृत्यु दर, ये 4 संकेतक हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के। तो ये याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। किसके द्वारा जारी किया जाता है, भारत की क्या रैंकिंग है, कितने संकेतक होते हैं, और कभी कभी इस तरीके का कंसेप्चुअल प्रश्न भी पूछा जाता है। 0 से 100 के बीच स्कोर दिया जाता है। 0 सबसे अच्छा और 100 सबसे खराब माना जाता है इसमें। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती रिपोर्ट है। शीर्ष स्थान पर हांगकांग रहा और दूसरे पर सिंगापुर। भारत को विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 84वीं रैंक मिली है, 84th रैंक। शीर्ष पर हांगकांग है। किसके द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक? तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। आईएमडी की विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2024, इसमें स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान मिला है। भारत को 98वीं रैंकिंग मिली है, 58th।
वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 जिसमें शीर्ष स्थान पर रहा लग्जमबर्ग। भारत को 176वीं रैंकिंग मिली है आउट ऑफ 180 कंट्रीज में, राइट। तो 180 देशों में भारत को 176वीं रैंकिंग मिली है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में। शीर्ष पर कौन सी कंट्री रही है? लग्जमबर्ग। ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। कैपिटल मैनेज्ड यानी प्रबंधित पूंजी के मामले में विश्व का सबसे रिचेस्ट शहर जो है वो अबू धाबी है, कैपिटल मैनेज्ड के संबंध में। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट है, सूचकांक है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जिसमें पहले स्थान पर डेनमार्क को रखा गया है। भारत को 79th यानी 79वीं रैंकिंग मिली है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 ये WWF के द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 के अनुसार यदि पूरा विश्व भारत की उपभोग आदतों को अपना ले तो वर्ष 2050 तक वैश्विक खाद्य उत्पादन के लिए पृथ्वी के केवल 0.84 भाग की ही आवश्यकता होगी। पारंपरिक भारतीय आहार जो मुख्यतः पादपों पर आधारित है, पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक सतत मॉडल के रूप में ये सामने आया है। देखिए, उपभोग व्यय जितना अधिक पादपों पर आधारित होगा वो उतना ही सतत होगा, पर्यावरण की दृष्टि से उतना ही स्वास्थ्यकर माना जाता है। और उपभोग व्यय जितना मांसाहार पर आधारित होता है वो उतना ही पर्यावरण के लिए खराब माना जाता है। ग्रीन हाउस गैस बढ़ाने में उपभोग व्यय का मांसाहार होना ये भी एक बड़ा कारक माना जाता है। तो भारत का जो उपभोग व्यय है पारंपरिक रूप से देखते हैं मुख्यतः पादपों पर आधारित है, इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक सतत मॉडल के रूप में ये सामने आया है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 के अनुसार, राइट। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 को जारी कर दिया गया है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीब और मानव विकास पहल के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 112 देशों के 6.3 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी रूप से अत्यंत गरीब हैं, जिसमें से आधे से अधिक 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। 83.7% गरीब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। लगभग 2/3 गरीब लोग मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1.1 मिलियन लोग जो हैं बहुआयामी रूप से जो अत्यंत गरीब हैं, उसमें से 2/3 गरीब लोग जो है वो मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं और आधे से अधिक इन गरीबों में से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। भारत में 234 मिलियन लोग निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं, जो कि सर्वाधिक संख्या में अत्यंत निर्धन देशों में से एक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये 3 आयाम और 10 संकेतकों के आधार पर जारी किया जाता है। 3 आयामों में हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं। हेल्थ में आप देखेंगे पोषण और बाल मृत्यु दर। शिक्षा में आप देखेंगे एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस को देखा जाता है। वही लिविंग स्टैंडर्ड्स में कुकिंग फ्यूल, सैनिटाइजेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और एसेट्स, इन 6 संकेतकों को लिया जाता है लिविंग स्टैंडर्ड्स में। हेल्थ में 2 संकेतकों को, पोषण बाल मृत्यु दर को, और एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस 2 संकेतकों को इसमें लिया जाता है। अच्छा, जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग के द्वारा जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है इसमें 3 आयाम होते हैं, सेम लिविंग स्टैंडर्ड्स, हेल्थ, एजुकेशन। लेकिन इसमें संकेतक जो होते हैं ये 10 तो रहते हैं, उसके साथ 2 अन्य संकेतक राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल होते हैं, जिसमें एक हेल्थ में मात्र स्वास्थ्य को शामिल कर लिया जाता है और लिविंग स्टैंडर्ड्स में बैंक अकाउंट को शामिल कर लिया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास बैंक खाता है या नहीं। तो ये बात आपको याद रखना है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 3 आयाम 12 संकेतक होते हैं, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 3 आयाम 10 संकेतक होते हैं। ये सभी आपको पता होने चाहिए, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप द्वारा जारी विश्व की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनियों की सूची में अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली एनवीडिया ने एप्पल को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप के द्वारा जारी जो विश्व की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनियों की सूची है उसमें अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया ने एप्पल को पीछे करके शीर्ष स्थान हासिल किया। अब हम खेल कूद के सेगमेंट को देखेंगे। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी महिला बन गई हैं क्रिकेटर नीतू डेविड। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 का जो फाइनल होगा जून 2025 में, ये इंग्लैंड में खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 विश्व कप जिसका आयोजन दुबई और शारजाह शहर में हुआ था, यूएई में, इसमें कुल 10 टीमों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में स्कॉटलैंड की टीम क्वालिफाई करने वाली पहली टीम थी। विजेता आईसीसी महिला T20 विश्व कप में रही इस वर्ष न्यूजीलैंड।
पहली बार ये महिला टी20 विश्व कप जीती है न्यूजीलैंड, किसको हराकर? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर। दक्षिण अफ्रीका उपविजेता रहा और विजेता न्यूजीलैंड की टीम थी। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ये नवंबर 2024 में डेविस कप के फाइनल के बाद टेनिस से संन्यास ले लेंगे राफेल नडाल। नेपाल के काठमांडू में आयोजित SAFF महिला चैंपियनशिप में भारत की फुटबॉलर बाला देवी, जो मणिपुर से बिलोंग करती हैं, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में गोल करने के बाद 50 गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई हैं। तो 50 गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर का नाम याद रखिएगा, बाला देवी। ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा और भारत में पहली बार खो खो विश्व कप खेला जाएगा। ये 2025 में खेला जाएगा नई दिल्ली के ICI स्टेडियम में। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2024 ये आयोजित हुआ था मैक्सिको में। रजत पदक जीता था भारत की दीपिका कुमारी ने, स्वर्ण पदक जीता था चीन की लिया जियामन ने। तो ये भारत वाला आपको याद रखना है। भारत की दीपिका कुमारी ने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? रजत पदक जीता है तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में। ये कहाँ खेला गया था? मैक्सिको में। 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, इन गेम्स से कई गेम्स जो हैं वो बाहर कर दिए गए, हटा दिया गया है, जिसमें बैडमिंटन, शूटिंग, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश, टेबल टेनिस, कुश्ती, ट्रायथलन और आर्चरी शामिल हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने जुलाई मंथ की न्यूज़ में कवर किया था। जुलाई 2023 में देखा था कि विक्टोरिया जो प्रांत है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पर 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स होना था, लेकिन बढ़ती लागत का हवाला देकर 2026 में होने वाली इस प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लिया था ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया प्रांत। फिर उसके बाद ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर जो है इसको आयोजित करने का फैसला लिया गया था। हालांकि इससे जो है कई प्रमुख खेलों को निकाला गया है, जिसमें बैडमिंटन, शूटिंग, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश, टेबल टेनिस, कुश्ती, ट्रायथलन, आर्चरी शामिल हैं। ये याद रखिएगा कौन कौन से खेल इससे हटाए गए हैं, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अब कॉमनवेल्थ गेम्स में केवल जो है 10 इवेंट्स ही होंगे, 10 खेलों की प्रतियोगिता ही होगी इस कॉमनवेल्थ गेम्स में। कॉमनवेल्थ गेम्स काफ़ी चर्चा में है, तो इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। कॉमनवेल्थ यानी जो राष्ट्रमंडल खेल है, इसकी शुरुआत 1930 में होती है हैमिल्टन कनाडा से। हैमिल्टन कनाडा में पहला कॉमनवेल्थ खेला जाता है 1930 में, याद रखिएगा। तो कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल खेल जिसको कहते हैं, इसकी शुरुआत कब से होती है? 1930 से, हैमिल्टन कनाडा से। प्रत्येक 4 वर्ष में इसको आयोजित किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है। तो ये तो हमने सभी करंट अफेयर्स की न्यूज़ देख लिया है। अब हम इंपॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ होती हैं उनको देखते हैं। ये हमारा लास्ट सेगमेंट है करंट अफेयर्स का, और महत्वपूर्ण भी होता है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 1413 करोड़ रुपए की लागत पर बिहटा पटना में एक नए सिविल एनक्लेव के विकास के लिए भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो 70 BPSC वाले इसको याद रखिएगा। बिहटा पटना में एक नए सिविल एनक्लेव के विकास के लिए भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। लागत कितनी होगी इसकी? तो 1413 करोड़ रुपए। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 अक्टूबर को जेलों में जाति आधारित श्रम आवंटन को असंवैधानिक घोषित किया। यानी जेलों में भी जो है जाति के आधार पर श्रम आवंटित किया जाता था, तो उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है 3 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। 19 से 21 अगस्त 2024 तक मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम भारत की राजकीय यात्रा पर रहे थे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM जीवन योजना को अगले 5 वर्षों के लिए जो है बढ़ा दिया है। PM जीवन योजना 2018-19 से 2023-24 तक के लिए शुरू की गई थी, जिसे हाल ही में 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, 2024-25 से 2028-29 तक। PM जीवन का फुल फॉर्म क्या होता है? जैव ईंधन वातावरण अनुकूलन फसल अवशेष निवारण। ये जो योजना आगे बढ़ाई गई है, अब इसके दायरे में लिग्नो सेल्यूलोसिक बायोमास यानी कृषि व वानिकी अवशेष, औद्योगिक अपशिष्ट, सिनगैस, शैवाल आदि से बनने वाले जैव ईंधन को इसमें शामिल किया गया है। PM जीवन योजना लिग्नो सेल्यूलोसिक बायोमास का उपयोग करके बायो इथेनॉल परियोजना का ये समर्थन करती है। यानी जो कृषि व वानिकी अवशेष होता है उससे जैव ईंधन बनाने के संबंध में इस परियोजना को लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चर्चा में रहा सिवलुच ज्वालामुखी, ये रसिया का है। सिवलुच ज्वालामुखी में अभी विस्फोट देखा गया था, ये कहाँ पर है? रसिया में। 14 अगस्त 2024 को भारत की 3 आर्द्रभूमियों को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया था। इससे पहले बिहार की 2 रामसर साइट को शामिल किया गया था, नगड़ी डैम जो जमुई डिस्ट्रिक्ट की हैं। हम आर्द्रभूमियों के संबंध में जो रामसर साइटें हैं उन सभी पर लगातार डिस्कस करते रहते हैं। फिलहाल के लिए ये 3 आर्द्रभूमियों को देख लेते हैं जो रामसर साइट के रूप में हाल ही में शामिल हुई थी। एक नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य और दूसरी है काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु की है, और तवा जलाशय मध्य प्रदेश का। तमिलनाडु में रामसर साइटों की संख्या हो गई है 18, और भारत में भी ये सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य बन गया है। दूसरे नंबर पर है यूपी जो
10 रामसर साइट जहां पर आप देखते हैं, राइट। तो तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर साइट हैं, दूसरे नंबर पर यूपी जहां पर वर्तमान में 10 रामसर साइट हैं। देश में कुल कितनी रामसर साइट हो गई हैं? तो 85 हो गई हैं। कुल अगर आप क्षेत्र देखेंगे तो 13,58,066 हेक्टेयर क्षेत्र है इन रामसर साइटों का। सर्वाधिक क्षेत्रफल रामसर स्थलों का है गुजरात में। रामसर कन्वेंशन ये 2 फरवरी 1971 हुआ था ईरान के रामसर शहर में, 2 फरवरी 1971 में। यह एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमियों और उनके संस्थानों के संरक्षण तथा विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। भारत ने इस रामसर कन्वेंशन को 1985 में लागू किया था। 2 फरवरी 1971 में चूंकि ये रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान के रामसर शहर में, तो इसी डेट में आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2024 में जो आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था उसकी थीम थी आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। वैश्विक स्तर पर आप रामसर साइट देखेंगे तो सर्वाधिक आपको यूनाइटेड किंगडम में मिलेंगी और नेक्स्ट दूसरे नंबर पर मैक्सिको में। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हमने आई दृष्टि का जब इंटरनेशनल करंट अफेयर्स वाली क्लास ली थी उसमें सभी 85 रामसर साइट को देखा था, कौन सी राम साइट किस स्टेट में है और उसके संबंध में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स था उसको भी पढ़ा था। तो लगातार हम आर्द्र भूमियों पर चर्चा करते रहते हैं, आर्द्र भूमियों के संबंध में जो रामसर साइट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। वेटलैंड्स को जो है हम कभी कभी किडनी ऑफ लैंडस्केप या फिर हम किडनीज ऑफ द अर्थ कहते हैं, क्योंकि ये जो रामसर साइटें होती हैं, आर्द्र भूमियां होती हैं, ये वेस्ट को फिल्टर करती हैं और वाटर को रेगुलेट करने का काम करती हैं। जैसे आपकी जो किडनी होती है वो फिल्टर करती है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर करती है और जल को नियंत्रित करती है, वैसे ही काम लैंडस्केप में आप इन आर्द्र भूमियों का देखते हैं। इसलिए आर्द्र भूमियों को हम कभी कभी किडनीज ऑफ द लैंडस्केप या द किडनीज ऑफ द अर्थ कहते हैं। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र। ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। श्रमिकों को 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। रणनीतिक रूप से केरल के तिरुवनंतपुरम में अनुसंधान और विकास व्यवस्था के साथ और बेंगलुरु कर्नाटक में एक कारपोरेट एवं व्यावसायिक विकास केंद्र के साथ जो है इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया। जापान की हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से व्हाइट लेबल एटीएम के रूप में पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जापान की हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत की राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ मिलकर व्हाइट लेबल एटीएम के रूप में अपना पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया। 9 से 10 सितंबर 2024 तक अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भारत की आधिकारिक यात्रा की थी और इस यात्रा के दौरान 5 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पैक्स, और प्राथमिक डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन एवं सुदृढ़ीकरण पर मार्गदर्शिका श्वेत क्रांति 2.0 और सहकारिता में सहकार पर मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किया है। श्वेत क्रांति 2.0 का उद्देश्य क्या है? तो अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में 50% की वृद्धि करना। पुलिस प्रशिक्षण में सांकेतिक भाषा शामिल करने वाला देश का जो पहला राज्य बन गया वो मध्य प्रदेश। तो पुलिस प्रशिक्षण में सांकेतिक भाषा को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 से 4 सितंबर तक ब्रुनोई दारुसलाम और 4 से 5 सितंबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा की थी। तो सितंबर मंथ में नरेंद्र मोदी ने ब्रुनोई दारुसलाम की 3 से 4 सितंबर तक, उसके बाद 4 से 5 सितंबर तक इन्होंने सिंगापुर की यात्रा की थी। उच्च मूल्य के लेन देन को समर्थन देने के लिए यूपीआई 123 पे की प्रति लेन देन सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10,000 रुपए कर दी गई है। और ये जो लेन देन है वो ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है। हाल ही में ग्राम सड़क योजना का चौथा फेज शुरू करने को मंजूरी दे दी गई है। ये चौथा फेज 2024-25 से 2028-29 तक चलेगा। इससे पहले हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के पहले, दूसरे, तीसरे फेज कौन से वर्ष में लॉन्च किए गए थे? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पहला फेज 2000 में लॉन्च किया गया था, जो 100% केंद्र प्रायोजित था। दूसरा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो फेज है 2013 में, और तीसरा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का तीसरा फेज 2019 में लॉन्च किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मिलान करने के लिए क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में प्रिसा टापरे जो इंग्लैंड से हैं, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की छात्रा बन गई हैं प्रिसा टापरे। ये इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। सितंबर 2024 में नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की नई कमांडर नियुक्त की गई हैं। महत्वपूर्ण है, नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स नासा के अंतरिक्ष स्टेशन की ये नई कमांडर नियुक्त की गई हैं। अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन ये 6 से 8 दिसंबर 2024 में होगा।
भारत मंडपम नई दिल्ली में। यह महोत्सव 8 पूर्वोत्तर राज्यों से प्रेरणा लेता है, जिन्हें सामूहिक रूप से हम अष्टलक्ष्मी के रूप में जानते हैं। हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर एज ग्लोबल स्केल रेटिंग क्षेत्र में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बन गई है। ये महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक प्रश्न है, याद रखिएगा। भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है केयर एज, जो ग्लोबल स्केल रेटिंग क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। जिंजी किला, जिसे हम ईस्ट ऑफ ट्रॉय भी कहते हैं, ईस्ट ऑफ ट्रॉय किसे कहते हैं? जिंजी किला को। ये तमिलनाडु में है। मराठा सैन्य परिदृश्य वाले अन्य 11 किलों के साथ 2024-25 के लिए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल टैग के लिए इसको नामित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 20 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखे गए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों के लिए अपनी तरह के पहले ओपन वाटर तैराकी अभियान को शुरू किया। तो यह महत्वपूर्ण है। पहला तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों के लिए? 21 द्वीपों के लिए परमवीर पुरस्कार विजेताओं के नाम पर ये 21 द्वीपों के लिए शुरू किया गया अपनी तरह का पहला ओपन वाटर तैराकी अभियान है। और ये द्वीप कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नई दिल्ली में परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखे गए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों के लिए अपनी तरह के पहले ओपन वाटर तैराकी अभियान को शुरू किया गया है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। एथेनॉल उत्पादन और उपभोक्ता के संबंध में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मिलकर 2026 तक भारत के पहले घरेलू स्तर पर चिप को विकसित करेंगे। पिक्सल, ये भारतीय स्टार्टअप है, एक नासा से अनुबंध प्राप्त करने वाला पहला भारतीय स्टार्टअप बना है पिक्सल। महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो भारतीय स्टार्टअप पिक्सल, ये नासा से अनुबंध प्राप्त करने वाला पहला भारतीय स्टार्टअप बना है। WHO के द्वारा अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित दक्षिण पूर्व एशिया के लिए क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र में भारत ट्राइकोमा मुक्त घोषित होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है। ट्राइकोमा एक आंख की बीमारी है। ये एक आंख की बीमारी है। आपसे पूछा जाता है ट्राइकोमा किससे संबंधित है? तो ये आंख की बीमारी है, बैक्टीरिया से होती है, इस बात को भी याद रखना। दुनिया भर में अंधेपन का ये प्रमुख संक्रामक रोग है। पीएम गतिशक्ति योजना के 3 साल पूरे हो गए हैं। ये योजना काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय योजना है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय योजना है, जिसकी समयावधि 2021-22 से 2026-27 तक है। इसे 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। यह 16 मंत्रालयों को एक डिजिटल मंच के अंतर्गत लाता है। कितने मंत्रालयों को? तो 16 मंत्रालयों को एक डिजिटल मंच के अंतर्गत लाता है। यह कार्यक्रम आर्थिक क्षेत्र के अतिरिक्त रेल, अंतर्देशीय जलमार्ग, बंदरगाहों को एकीकृत करेगा। यह कार्यक्रम भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित इसरो इमेजरी का उपयोग करेगा। 2019 में शुरू की गई 110 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को भी ये समाहित करती है। पीएम गतिशक्ति योजना का मेन उद्देश्य क्या है? लॉजिस्टिक लागत जो भारत की 14 से 18% तक है, इसको कम कर 8 से 9% तक करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके लॉजिस्टिक लागत को कम करना। 11 औद्योगिक गलियारे और 2 रक्षा गलियारे, जिसमें तमिलनाडु उत्तर प्रदेश का गलियारा है, इसको बनाना है। सभी गाँव में 4G कनेक्टिविटी का विस्तार करना है। तो ये पीएम गतिशक्ति योजना के संदर्भ में दिए गए सभी स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए। प्रश्न यहां से बन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 अक्टूबर 2024 को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को संवैधानिक घोषित कर दिया है। तो धारा 6A नागरिकता अधिनियम 1955 की संवैधानिक घोषित की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करती है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 की जो धारा ये 6A है, ये 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करती है। और इस धारा को हाल ही में संवैधानिक घोषित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच प्रवेश करने वालों को 10 वर्ष के लिए वोट देने के अधिकार को छोड़कर सभी अधिकार प्राप्त होंगे। तो वोट देने के अधिकार को छोड़कर सभी अधिकार दिए जाएंगे। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसके बारे में। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के काशी वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। महत्वपूर्ण है, देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय होगा ये, जो वाराणसी में बनेगा। बेमतरा छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर का उद्घाटन किया गया है। इस टावर की डिजाइन पेरिस के एफिल टावर जैसी है। तो विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के बेमतरा में।
मैक्सिको विश्व का पहला देश बन गया है जिसने मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को चुनने की अनुमति दी। राइट, महत्वपूर्ण है ये। मैक्सिको विश्व का पहला देश बन गया जिसने मतदाताओं को सभी स्तरों पर जो न्यायाधीश होते हैं उनको चुनने की अनुमति दी है। अमेरिकी सीनेट ने 30 सितंबर को अमेरिका भारत भागीदारी दिवस के रूप में घोषित किया। ये महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। अमेरिकी सीनेट ने, डेट याद रखना है, 30 सितंबर को अमेरिका भारत भागीदारी दिवस के रूप में घोषित किया। तो अमेरिका भारत भागीदारी दिवस के रूप में किस डेट को घोषित किया गया अमेरिकी सीनेट के द्वारा? तो 30 सितंबर को। महत्वपूर्ण है ये। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 21 अक्टूबर को देश में पहली बार 3 ट्रांसजेंडर, जिसमें मानवी मधु कश्यप, रोनित झा और बंटी कुमार है, इनको दरोगा के रूप में जो है नियुक्ति पत्र सौंपा है। बिहार में आप जानते हैं, इससे पहले भी हमने आपको बताया था, जो पहली एसआई बनी है ट्रांसजेंडर, उनका नाम क्या था? मानवी मधु कश्यप। इसके अलावा 2 नाम और हैं, रोनित झा और बंटी कुमार। तो ये 3 ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा दरोगा के रूप में, एसआई के रूप में नियुक्ति पत्र दिया गया है। नीति आयोग का महिला उद्यमी मंच अध्याय प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है तेलंगाना। ये महत्वपूर्ण है। नीति आयोग का महिला उद्यमी मंच अध्याय पाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है भारत का? तो तेलंगाना। महाराष्ट्र गाय को राजमाता का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो महाराष्ट्र ने गाय को राजमाता का दर्जा दिया और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। लेडी ऑफ जस्टिस के स्टैचू में परिवर्तन किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा। लेडी ऑफ जस्टिस के स्टैचू में जो परिवर्तन किया गया है, अब इस स्टैचू के स्थान पर न्याय की देवी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। दाएं हाथ में समाज में बराबरी का प्रतीक तराजू, ये पहले की तरह ही रखा गया है। बाएं हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब को पकड़ाया गया है। और आंखों में जो पट्टी बंधी होती थी, आप देखते नहीं थे, अंधा कानून। अंधा कानून मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय की देवी हुआ करती थी, उनकी आंखों में पट्टी बंधी रहती थी, तो उनकी आंखों से पट्टी को हटा दिया गया है। भारत में कानून अंधा नहीं है, ना ही यह सिर्फ दंड देने वाला है। तो ये स्टेटमेंट के साथ में इस तरीके के बदलाव किए गए हैं। आंखों से पट्टी हटाई गई और बाएं हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब को जो है न्याय की देवी के हाथों में जो है रखा गया है। और क्या कहा गया है कि भारत में कानून अंधा नहीं है, ना ही यह सिर्फ दंड देने वाला है। न्याय की देवी की जो मूर्ति है, इसका रंग और परिधान देख लीजिए। तो मूर्ति सफेद रंग की है, जो सफेद स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर रखी है, और परिधान भारतीय शास्त्रीय नृत्य का परिधान है। तो ये सभी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर महाराष्ट्र में नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के किनारे ऑक्सीजन बर्ड पार्क यानी अमृत महोत्सव पार्क का लोकार्पण किया है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 किनारे ऑक्सीजन बर्ड पार्क, जिसको हम अमृत महोत्सव पार्क भी कहेंगे, इसका लोकार्पण किया गया है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा नागपुर महाराष्ट्र में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिम महाराष्ट्र में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो बंजारा विरासत संग्रहालय ये महाराष्ट्र के वाशिम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया है। मुंबई में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा? मुंबई में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर 2024 को मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने को स्वीकृति दे दी है। इससे पहले भारत में 6 क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा आपको देखने को मिलती थी, जिसमें भारत की जो पहली शास्त्रीय भाषा थी वो तमिल थी। 2004 में इसको शामिल किया गया था। उसके बाद संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज बनी थी। इस तरह भारत में अब कुल 11 शास्त्रीय भाषा हो गई हैं। तो ये सभी वर्ष याद रखिएगा, ये वर्ष सुमेलित करने के लिए आ सकते हैं। तो तमिल 2004 में ये क्लासिकल लैंग्वेज बनी थी और ये भारत की पहली क्लासिकल लैंग्वेज थी। उसके बाद संस्कृत 2005 में, तेलुगु कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में। और इसके अलावा 2024 में 5 अन्य भाषाओं को जो है क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें मराठी, पाली, बंगाली भाषा शामिल है। महत्वपूर्ण न्यूज है ये, आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक। ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने विश्व की पहली बायोनिक आंख जेनरिस बायोनिक विजन सिस्टम को विकसित किया है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पशु क्वारंटाइन और प्रमाणन सेवा को विकसित किया गया है। ऐसा करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का ऐसा पहला हवाई अड्डा बन गया जिसने पशु क्वारंटाइन और प्रमाणन सेवा को इस्टेब्लिश किया। हाल ही में चर्चा में रहा दाना चक्रवात, ये उड़ीसा
में देखा गया था, बंगाल की खाड़ी में, जिसका नामकरण कतर ने किया। दाना चक्रवात महत्वपूर्ण है, बंगाल की खाड़ी में ये उड़ीसा से टकराया था और इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? कतर के द्वारा। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा काफी महत्वपूर्ण है, ये अखबार की सुर्खियों में रहा। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का अनावरण किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पवन चित्र मतलब आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा, और इसको किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्टैब्लिश किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत 3 हवाई अड्डे का इनोग्रेट किया था, जिसमें सहारनपुर यूपी का है, रीवा मध्य प्रदेश और अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में। सहारनपुर, रीवा, अंबिकापुर हवाई अड्डे का जो है उद्घाटन किया है वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़ान योजना के तहत। 20 नवंबर से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में आयोजित होने वाला जो 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इस फिल्म महोत्सव में जो फोकस कंट्री होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा। ये आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। चर्चा में रहा कनारी द्वीप। इस द्वीप के पास जो एक प्रवासी जहाज डूब गया था, इसलिए न्यूज की सुर्खियों में रहा था। कनारी द्वीप ये अटलांटिक महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है। स्पेन और मोरक्को के पास आपको देखने को मिलेगा अटलांटिक महासागर में। भारतीय पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी माउंट सिसा पांगमा पर चढ़ने के बाद विश्व की 8000 प्लस मीटर से अधिक 14 चोटियों में से 8 चोटियों पर चढ़कर एक नया कीर्तिमान हासिल किया है, और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं जो 8000 मीटर से अधिक 14 ऊंची चोटियों में से 8 चोटियों पर इन्होंने फतेह हासिल की। इन 8 चोटियों पर ये चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नाम क्या है इनका? अर्जुन वाजपेयी। नासा के अनुसार 3 गॉर्जियस डैम ने पृथ्वी के घूमने की गति को प्रभावित किया है। इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नासा के अनुसार 3 गॉर्जियस डैम ने पृथ्वी के घूमने की गति को प्रभावित किया। ये 3 गॉर्जियस डैम है कहाँ? तो चीन के हुबई प्रांत में यांगजी नदी पर ये डैम है। 3 गॉर्जियस डैम, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध है ये। इस बांध के कारण पृथ्वी के घूमने की गति कम हो गई है, जिसके कारण एक दिन का समय जो है वो 0.06 माइक्रो सेकंड बढ़ गया है। इसका कारण क्या है? इस डैम के कारण पृथ्वी के द्रव्यमान में हुआ बदलाव, और इस बदलाव के कारण पृथ्वी के घूमने की गति कम हुई है, जिसके कारण एक दिन का समय 0.06 माइक्रो सेकंड बढ़ गया है। थ्री गॉर्जियस डैम के कारण, ये चीन में है, यांगजी नदी पर। केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड को 1949 में स्टैब्लिश किया गया था, केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम 1948 के तहत। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। हाल ही में WHO ने मिस्र को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है। इससे पूर्व काबो वार्डे को मलेरिया मुक्त घोषित किया था। तो इस तरह मिस्र जो है वो दूसरा देश बन गया है मलेरिया मुक्त घोषित होने के रूप में। पहला देश कौन सा था? काबो वार्डे। ये दोनों ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल के देश हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मिस्र को हाल ही में आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है, और इससे पहले 2024 में काबो वार्डे को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा को स्थापित किया गया है केरल में। केरल के कन्नूर में केल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड में। ये सुपर कैपेसिटर होता क्या है? तो इसका उपयोग हम ऊर्जा भंडारण के लिए करते हैं। ये महत्वपूर्ण है, भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा को केरल में स्टैब्लिश किया गया, राइट। हाल ही में पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। हरिकेन मिल्टन ये हाल ही में फ्लोरिडा के तट से टकराया था। फ्लोरिडा में इस वर्ष आने वाला तीसरा तूफान है। इससे पूर्व डेबी और हेलेन तूफान भी फ्लोरिडा के तट से टकरा चुके थे। हरिकेन ऑस्कर ये बहामास और क्यूबा के तट से टकराया था। IIT मद्रास के द्वारा 2025 तक दुबई में एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र शुरू किया जाएगा। हाल ही में लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास को मंजूरी दी गई है। ये काफी दिनों से जो है चर्चा में है, और आपसे पूछे जाने वाला प्रश्न भी है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को कहां पर स्टैब्लिश किया जाएगा? तो ये गुजरात के लोथल में। सैन्य खुफिया कार्यकर्ताओं को समर्पित देश की पहली संरचना सतर्क पार्क को जो है पुणे महाराष्ट्र में स्टैब्लिश किया गया है। इसका उद्घाटन भी किया गया है। सतर्क पार्क किससे संबंधित है? तो सैन्य खुफिया कार्यकर्ताओं को ये समर्पित देश की पहली संरचना है, जो पुणे महाराष्ट्र में इसको बनाया गया है, राइट। बिहार डाक सर्किल ने 10 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा के सम्मान में एक विशेष कवर जारी किया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है। इन्हें दिल्ली, पुणे, कोलकाता में स्थापित किया जाएगा। तो इस तरीके से हमने अक्टूबर 2024 की करंट अफेयर्स को डिटेल में देखा है, सभी सेगमेंट को पूरा कर लिया है। अब आप बस इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी पिछले मंथ की करंट अफेयर्स को आप हमारे योग IAS की यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए। जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं,
सभी क्लासेस की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये क्लासेज आपको हमारे संकल्प बैच के थ्रू प्रोवाइड की जा रही हैं। संकल्प बैच जो 70 बीपीएससी डेडिकेटेड बैच है। इन सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको एक नॉमिनल फीस केवल 499 में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये हमारा पेमेंट नंबर है 6306473800। इस नंबर पर आप पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आप पेमेंट रिसीविंग अपने नाम के साथ भेज देंगे तो आपको हमारे संकल्प बैच के पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। संकल्प बैच के पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर इवोक आईएएस के द्वारा कंडक्ट की गई सभी क्लासेस की पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। मिलेंगे अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप लोग पढ़िए, जहां है वहां सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।